तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की एक साथ दो कहानियाँ हैं, और ये एक साथ दो कहानियाँ इसलिए हैं क्योंकि दोनों कहानियाँ एक जैसी हैं। फ़र्क इतना है कि एक कहानी में एक नेता को आज़ाद कराने के लिए एक प्लेन को हाईजैक किया जाता है, दूसरी कहानी में एक प्लेन ऑलरेडी हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर की डिमांड है कि एक ख़ास नेता वो उससे बात करे और तभी उस प्लेन को वो छोड़ेगा, वरना प्लेन को उड़ा देगा। तो इसीलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ मिलाया। हालांकि इस दूसरी जो कहानी है इसमें बड़े कम रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, नेट पे भी शायद नहीं मिले, लेकिन वो क्यों ऐसा है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहली कहानी इमरजेंसी के दौरान की, इमरजेंसी के बल्कि बाद की। देश में इमरजेंसी लगी, उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ इमरजेंसी हटने के बाद, और मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और उस वक्त जब ये सरकार बनी जनता पार्टी की, तो लोगों में और नेताओं में हर तरफ बहुत गुस्सा था इमरजेंसी को लेकर, और ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी को लेकर। और इसी वजह से लगभग एक उथल पुथल का माहौल था, और बहुत से नेता इस ताक में, इस फ़िराक में थे कि एक बार सारी चीज़ें कंट्रोल में हों तो इमरजेंसी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए फिर इंदिरा गांधी को जेल भी भेजा जाए। और वही हुआ। इंदिरा गांधी को अलग अलग इल्ज़ामों में जेल भेज दिया गया। देश में सरकार चल रही थी, सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। लेकिन तभी 20 दिसंबर 1978, 20 दिसंबर 1978, मतलब इमरजेंसी 75 में लगी, तो उसके बाद चुनाव हुआ, फिर जनता पार्टी की सरकार आई। तो ये कहानी तब की है जब इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद 20 दिसंबर 1978 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान, जो उड़ान संख्या 410, ये कोलकाता से दिल्ली आ रही थी, लेकिन वाया लखनऊ। तो 20 दिसंबर 1978 इंडियन एयरलाइंस की प्लेन उड़ान संख्या 410 बोइंग 737 कोलकाता से चली, और लखनऊ में रुकने के बाद इसको दिल्ली आना था। शाम करीब 5:45 पर ये प्लेन लखनऊ में रुकने के बाद उड़ान भरती है दिल्ली के लिए, और अब दिल्ली की दूरी करीब 1 घंटे में तय की जानी थी। इस प्लेन में कुल 126 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ अभी तक ठीक था। कोलकाता से करीब 1.5-2 घंटे की उड़ान भर चुकी थी प्लेन, दूरी तय करके लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ से 5:45 बजे अब ये दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। लगभग 45 मिनट का वक्त बीत जाता है। 6:30 बजे के आसपास शाम को 20 दिसंबर 1978 अब ये प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। सब कुछ अभी तक ठीक ठाक था। अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे इस प्लेन को लैंड करने के लिए। लेकिन 15 मिनट पहले ही अचानक इस प्लेन में 2 ऐसे मुसाफिर बैठे थे जो अपनी सीट से खड़े होते हैं। उनमें से एक का नाम था भोलानाथ पांडे और दूसरे का नाम था देवेंद्र नाथ पांडे। और ये दोनों एयर होस्टेस को चकमा देते हुए, उस वक्त शायद उनका ध्यान कहीं और था, कॉकपिट की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ 1978, इसमें थोड़ा सा इसलिए समझने की ज़रूरत है। उस वक्त टेररिज्म, हाईजैकिंग और एयरपोर्ट पे इस तरह के ख़तरे बड़े कम हुआ करते थे। ये सारी बाद में चीज़ें आई हैं। तो जितनी सिक्योरिटी कि हम अभी देखते हैं सारी चीज़ें, उस वक्त उतनी थी नहीं। तो ये दोनों भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे कॉकपिट की तरफ बढ़ जाते हैं। कॉकपिट में भी उस वक्त इतनी सुरक्षा नहीं होती थी जैसे अब ये है कि कॉकपिट बंद होता है और आम आदमी उसमें घुस नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। तो ये दोनों अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद सीधे जो पायलट है उसको धमकाते हैं, और वो उसे कहते हैं कि हमारे पास बॉम्ब है और हम इस प्लेन को उड़ा देंगे अगर आपने हमारी बात मानी नहीं तो। इसी के बाद पायलट जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी दिल्ली को इन्फॉर्म करता है 15 मिनट पहले जब लैंड होनी उससे, कि 2 लोगों ने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और ये दोनों अब मांग कर रहे हैं कि इस प्लेन को वापस दिल्ली की बजाय पटना की तरफ ले चलिए। 15 मिनट की दूरी है लैंड करने के लिए। लगभग दिल्ली की सीमा में प्लेन दाखिल हो चुका है, और अचानक अब 2 के हाईजैकर, और वो कहते हैं कि आप इसका रुख मोड़िए और पटना ले चलिए।
अब पायलट को समझ में नहीं आ रहा है, पायलट एटीसी से बताता है और सारी चीज़ें पूछता है। फिर किसी तरह से ये बताया जाता है कि पटना तक की दूरी, चूँकि कोलकाता से प्लेन आ रही है वाया लखनऊ, तो फ्यूल को लेकर उन दोनों हाईजैकर को समझाया जाता है कि पटना तक पहुंचना मुश्किल है। तो फिर बात या सौदा तय होता है कि ठीक है, आप इसको बनारस ले चलिए, यानी कि वाराणसी ले चलिए। पायलट के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो उस प्लेन को फिर मोड़ते हैं और बनारस की तरफ ले जाते हैं। शाम करीब 7:30 पौने 8 के आसपास जो प्लेन दिल्ली में लैंड करनी थी, लगभग पौने 7 साढ़े 6 बजे, वो आप बनारस एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करता है। लैंड करने के बाद पहली बार ये दोनों, भोलानाथ और देवेंद्र नाथ पांडे, खुलासा करते हैं कि उन्होंने प्लेन हाईजैक क्यों किया है। 126 मुसाफिर और क्रू मेंबर उसमें सवार थे, जैसा मैंने आपको बताया। इन दोनों ने बताया इनके पास एक टॉय गन था और एक बॉम्ब था, जो हालांकि बाद में पता चला कि वो टॉय गन ही था, पहले उन्होंने उसको गन बताया था। तो जब बनारस एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड किया, इसके बाद इन दोनों ने जो अपनी मांग रखी, वो मांग सुनकर पहली बार तो जो एटीसी और बाकी लोग थे वो थोड़े से उनको अजीब भी लगा। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी को जेल से फ़ौरन रिहा किया जाए और संजय गांधी के ख़िलाफ़ जितने भी मामले दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। अगर ये दोनों मांगें मानी नहीं गई तो वो दोनों इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे और 126 मुसाफिरों की जान चली जाएगी। मांग अजीब थी और इससे पता चल गया कि ये दोनों इंदिरा गांधी के करीबी भी हैं, समर्थक हैं। फिर धीरे धीरे पता किया गया तो पता चला कि ये दोनों यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद से गुस्से में थे और इंदिरा गांधी को जेल से बाहर लाने के लिए उस वक्त से कुछ अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे। जब उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो फिर उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया और ये इस उम्मीद पर कि शायद मुसाफिरों की जान के बदले सरकार मान जाएगी और इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब जब इनकी मांग पहुंची तो दिल्ली की सरकार तक भी ये बात पहुंची और मामला नाजुक था, क्योंकि 126 मुसाफिरों की जान की बात थी। एटीसी के अफसर और उस वक्त राम नरेश यादव थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने खुद एटीसी के थ्रू हाईजैकर से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे कि जब तक इंदिरा गांधी रिहा नहीं होंगी वो इस प्लेन को छोड़ेंगे नहीं। तो अजीब मुश्किल थी और पल पल बीत रहा था। ये भी था कि नौसिखिए भी हैं, हो सकता है ज़्यादा ख़तरा हो, घबरा कर डर कर अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो प्लेन को उड़ा दें। तो अजीब कश्मकश थी। इसी दौरान में इस हाईजैकिंग की खबर रेडियो पे भी आ गई और एटीसी से लीक हो गए, कहीं से पता चला। तो बनारस में ही देवेंद्र नाथ पांडे और जो दूसरा शख्स था, इन दोनों के, मतलब देवेंद्र नाथ पांडे और भोलानाथ पांडे, इनके पिता बनारस में थे। जब ये खबर पहुंची और तेज़ी से ये बात फैली कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया, इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग की गई है, तो प्रशासन को उन्होंने कांटेक्ट किया, भोलानाथ पांडे के पिता ने, और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे से बात करके उसके मनाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन तैयार हो गई क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद उन्हें आनन फानन में बनारस एयरपोर्ट लाया गया और एटीसी के थ्रू भोलानाथ और देवेंद्र पांडे से उनको संपर्क कराया गया। उन्होंने समझाया कि ये गलत है और सरकार जो भी उनको बताना था कि रिहाई भी कर देगी, ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आप इस प्लेन को जो है रिलीज़ कर दो, मुक्त कर दो और मुसाफिरों को आप छोड़ दो। काफ़ी लंबी बात चली और आखिरकार बाप की बात उन्होंने मान ली और अपने पिता की बात मानते हुए दोनों ने मुसाफिरों को प्लेन से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि फिर उन्होंने पायलट को बताया कि दरअसल उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। जो एक गन था वो टॉय गन था और जिसे वो बॉम्ब बता रहे थे वो क्रिकेट का एक बॉल था। उस बॉल को उन्होंने कपड़े में लपेट रखा था और उससे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बॉम्ब है, जबकि वो था क्रिकेट बॉल। तो उन्होंने उसको सौंप दिया। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, उन दोनों को गिरफ्तार करती है, नीचे लाती है, मुसाफिरों को फिर बाहर लाया जाता है और अगली सुबह उन तमाम मुसाफिरों को वापस दिल्ली पहुंचाया जाता है, जो कि उन्हें पहले ही पहुंचाया जाना था। और बाद में फिर इंदिरा गांधी बाद में तो रिहा होती हैं, फिर वापस सरकार में भी बनती हैं, फिर प्रधानमंत्री भी बनती हैं। तो इन दोनों को बाकायदा इनाम भी मिलता है, इन हाईजैकर को। पहले तो इनको जेल भेजा गया, सज़ा हुई लेकिन सज़ा काटने के बाद ये बाहर आते हैं और फिर इनमें से एक को बाकायदा
कांग्रेस पार्टी टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे को यूपी कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया जाता है बाद में, तो वो इनाम था एक तरह से इंदिरा गांधी की वफादारी दिखाने के लिए। लेकिन शुक्र ये है कि इस पूरे हाईजैकिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये प्लेन और इसके मुसाफिर सुरक्षित रहे। तो एक हाईजैकिंग की कहानी ये थी जिसमें इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए, जेल से उनको बाहर निकालने के लिए एक प्लेन को बाकायदा इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक किया गया 126 मुसाफिरों की जान को खतरे में डालकर, लेकिन अंत सब कुछ अच्छा हुआ। ये है कहानी। अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2 हाईजैकिंग की कहानी है और दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन को हाईजैक किया जाता है, एक दूसरा प्लेन हाईजैक किया जाता है और वहाँ पे हाईजैकर एक मांग रखता है। वो कहता है कि जो भी उसकी मांग है वो सिर्फ़ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ही वो रखेगा और उनसे ही बात करेगा और कोई भी बीच में नहीं आएगा, और अगर कोई आता है तो वो इस प्लेन को उड़ा देगा। ये कहानी 1993 की है। 6 दिसंबर 1992 जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, उसको लेके देश भर में दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और उस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, तो वहाँ पे कोई सरकार नहीं थी। 22 जनवरी 1993 की बात है, 22 जनवरी 1993, और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के एक बड़े नेता थे देश के। तो यूपी में राष्ट्रपति शासन, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़े नेता विपक्ष के, और इत्तेफाक से 22 जनवरी 1993 को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ गए थे और वो लखनऊ में थे। दोपहर की बात है। इंडियन एयरलाइंस के ही एक और प्लेन जो लखनऊ से दिल्ली आना था, जिसे वो उसमें कुल करीब 26 लोग थे सवार, क्योंकि लखनऊ से इसको दिल्ली आना था। तो ये जैसे ही लखनऊ से प्लेन उड़ान भरने ही वाला था, बल्कि लखनऊ से दिल्ली नहीं आना था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत हूँ, हाँ, इसको लखनऊ से दिल्ली आना था। लखनऊ से प्लेन ने उड़ान भरी। 15 मिनट के बाद ही एक शख्स खड़ा होता है और वो भी कॉकपिट में जाता है और सीधे कहता है कि उसके पास बॉम्ब है और इस प्लेन को उड़ा देगा और वापस लखनऊ ले चलो। प्लेन वापस लखनऊ लाया जाता है क्योंकि और कोई चारा नहीं था। लखनऊ में जब इस प्लेन को नीचे उतारा जाता और चूँकि पायलट ने ऑलरेडी एटीसी को बता रखा था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, तो एटीसी भी यहाँ पे फ़ौरन हरकत में आती है और इस प्लेन को लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे में सबसे किनारे सेफ जगह पे लैंड कराया जाता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो, कोई ब्लास्ट हो, तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो प्लेन लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड है। अब वो शख्स एटीसी के ज़रिए बात कर रहा है और प्लेन हाईजैक करने के बाद उस शख्स की पहली मांग ये थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगोशिएशन के लिए जो बात करेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी से ही बात करेगा और किसी से बात नहीं करेगा। अब चूँकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति शासन लागू था और शर्त रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी से बात करने की। वाजपेयी जी दोपहर को एक कार्यकर्ता मीटिंग ख़त्म होने के बाद लंच कर रहे थे। दोपहर का चूँकि वक्त था और उनके साथ बीजेपी के एक और सीनियर नेता थे, लालजी टंडन। तो लालजी टंडन और वो, ये सारे लोग लंच कर रहे थे और तभी जब वो खाना खा ही रहे थे तो अचानक वहाँ के जो डीएम थे, बल्कि सर्किट हाउस में थे वाजपेयी जी और खाना खा रहे थे, तो अचानक वहाँ पे एक डीएम लगभग हाँफते काँपते हुए आते हैं और उन डीएम साहब का नाम था अशोक प्रियदर्शी। ये लखनऊ के डीएम थे और ये सर्किट हाउस भागते हुए आते हैं। वाजपेयी जी, लालजी टंडन, ये लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। उनको इस तरह देख कर लालजी टंडन पूछते हैं कि क्या हो गया, तो बताते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, एक प्लेन हाईजैक हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़ी है और हाईजैकर की एक ही मांग है और वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी से बात करनी है और किसी के सामने वो कोई अपनी मांग नहीं रखेगा, कोई बात नहीं करेगा। ये सुनते ही वाजपेयी जी खाना छोड़ते हैं। उसके बाद फ़ौरन डीएम की गाड़ी में बैठते हैं, साथ में लालजी टंडन बैठते हैं और ये तीनों लखनऊ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी एटीसी के थ्रू प्लेन के अंदर उस हाईजैकर से कांटेक्ट करते हैं
और बोलते हैं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, अब आप बताएं क्या है आपकी मांग। हाईजैकर कहता है कि आप वाजपेयी जी नहीं बोल रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी है ही नहीं, मैं उनकी आवाज़ को जानता हूँ, आपकी आवाज़ अलग है। वो बहुत कन्विंस करते हैं कि मैं ही अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। एटीसी के जो बाकी लोग बैठे थे वो बताते हैं हाईजैकर को कि यही है, लेकिन हाईजैकर मानने को तैयार नहीं होता कि जो बात कर रहे हैं एटीसी के थ्रू फ़ोन पे वो वाजपेयी हैं। उसके बाद वो धमकी देता है कि मुझे सचमुच अगर अटल बिहारी वाजपेयी से बात नहीं कराई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। अब अजीब मतलब हालत कि वाजपेयी जी खुद एयरपोर्ट पे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हाईजैकर मानने को तैयार नहीं। तो अब क्या किया जाए। इसी के बाद इधर ये था कि अगर ज़्यादा वक्त बीता और उसने कुछ कर दिया तो एक्शन लेने की भी तैयारी थी। अब एक्शन में ये था कि मुसाफिरों की भी जान खतरे में थी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि अभी एक्शन आप मत लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद जब आखिर तक वो नहीं माना तो वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे खुद प्लेन के अंदर जाकर उससे बात करनी होगी, तभी उसे यकीन आएगा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। लेकिन डीएम और बाकी लोगों ने उनको ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि आपका जाना खतरे से खाली नहीं होगा, पता नहीं वो क्या है, किस मूड में है, तो आपको नुकसान ना पहुँचा दे। बट उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता है नहीं, तो आप मुझे जाने दीजिए। अब और कोई रास्ता था नहीं, तो फिर ये लगा कि चलो जब वाजपेयी जी इतनी ज़िद कर रहे हैं तो इन्हीं की बात मान लेते हैं। अब प्लेन के बाहर जाने के बाद फिर से ये मैसेज भेजा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एटी से बात कर रहे थे, प्लेन के बाहर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए हैं, आप अपनी मांग रखो। और उनके साथ कुछ गार्ड भी थे और लालजी टंडन ने कहा कि मैं भी चलता हूँ, तो वो भी साथ में थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आखिर में फिर ये हुआ कि प्लेन के अंदर ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद वाजपेयी जी प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं, वो प्लेन जिसको हाईजैक कर लिया गया था। अंदर जाने के बाद हाईजैकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सामने देखता है। जो मुसाफिर थे वो भी सामने देखते हैं, वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि तब तक अंदर बैठे मुसाफिरों को ये बात पता चल गई थी कि नेगोशिएशन के लिए सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी से ही बात करने की ज़िद कर रहा है। और इत्तेफाक की बात ये थी कि वो लखनऊ में थे। हाईजैकर को ये बात पता नहीं थी कि वाजपेयी जी लखनऊ में हैं, तो वो भी एक तरह से शौक था कि इतनी जल्दी वाजपेयी जी खुद प्लेन के अंदर कैसे, वो प्लेन जो हाईजैक हो चुका है। तो वो देख के इससे पहले कि कुछ बोलता, लालजी टंडन हाईजैकर से कहते हैं कि लो तुम्हारी जो मांग थी वो पूरी हो गई, वाजपेयी जी खुद प्लेन के अंदर चल कर आ गए, अब बताओ। तो वो कुछ बोलता उससे पहले वो कहते हैं कि कम से कम वाजपेयी जी तुम्हारे कहने पर आ गए, सीनियर नेता है, उम्र में भी बड़े हैं, पहले इनके पैर छुओ और फिर बात करो। वो भी बिल्कुल इमोशनल हो जाता है हाईजैकर और वो झुकता है पैर छूने के लिए। लेकिन इसी फिराक में थे तब तक गार्ड जो वाजपेयी जी के साथ प्लेन के अंदर दाखिल हुए थे। वो जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैर छूने के लिए नीचे झुकता है, गार्ड उसे चारों तरफ से दबोच लेते हैं और फिर उसे पकड़कर बाहर लाया जाता है। इसके बाद प्लेन के सारे मुसाफिरों को बाहर निकाला जाता है और फिर जो उसके हाथ में, उसने ये कहा था कि ये प्लेन को मैं उड़ा दूंगा, मेरे पास एक केमिकल बॉम्ब है, लेकिन वो जो सामान था वो केमिकल बॉम्ब नहीं था, बल्कि वो एक मतलब ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जो बॉम्ब जैसी कोई चीज़। उसने झूठ बोला था, सेम वैसे ही जैसे वो क्रिकेट बॉल और टॉय गन के बल पे हाईजैक किया था। इसके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से वो प्लेन को नुकसान पहुंचा सकता था। कहते ये भी है कि इसी प्लेन में उस वक्त सीताराम केसरी जी भी बैठे हुए थे, जो 26 मुसाफिर थे उनमें एक वो भी थे, और उस वक्त वो कांग्रेस के खजांची थे, कोषाध्यक्ष। बाद में खैर सारे मुसाफिरों को उतारा गया और उसके बाद अगले दिन सुबह दूसरी फ़्लाइट से उन सारे मुसाफिरों को दिल्ली लाया गया। और उस दूसरी फ़्लाइट में जो सारे मुसाफिर जिसको हाईजैक किया गया था, जब दिल्ली आए जिस प्लेन में, उसी प्लेन में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ दिल्ली आए। और इस तरीके से इस हाईजैकिंग की कहानी को ख़त्म किया गया। लेकिन अब यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि इसके बारे में रिकॉर्ड पे कहीं नहीं मिलता। लालजी टंडन जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस पूरे हाईजैकिंग का खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे वो सर्किट हाउस में खाना खा रहे थे, कैसे डीएम वहाँ पर आए, कैसे हाईजैकर ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने की बात की, फिर कैसे अंदर जाने के बाद जब पैर उसने छूने की कोशिश की तो गार्ड ने दबोचा और उसमें सीताराम केसरी भी बैठे हुए थे। और फिर अगले दिन उन्हीं मुसाफिरों के साथ वाजपेयी दिल्ली आए थे। तो ये सारी कहानी, सारी चीज़ें
लालजी टंडन की ज़ुबानी और लालजी टंडन ने बताई थी। इसका कहीं और रिकॉर्ड मिलता नहीं है। तो ये थी दोनों कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी डिफरेंट कहानी थी, क्योंकि दोनों हाईजैकिंग में दो बड़े नेता कहीं ना कहीं उसमें शामिल हुए थे, इसलिए। बाकी कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत सारे अपनी क्राइम तक फैमिली के मेंबर भी यहाँ पे लगातार आके मिलते हैं, तो अच्छा भी लगता है। जैसे एक विक्रांत सिंह जी का फ़ोन आया था। ये इंडियन एयरफोर्स में हैं और बीकानेर में पोस्टेड है, मेरठ के रहने वाले हैं, और इनसे वादा किया कि वो जब भी आएंगे ज़रूर मिलेंगे। और मैंने कल का वादा किया था कहानी में उनका जिक्र करेंगे, लेकिन कल किसी वजह से भूल गया। तो थैंक यू विक्रांत सिंह साहब, और आपसे पक्का वादा है मिलेंगे जब भी आप मिलेंगे। सुदीप गोस्वामी एक बंगाल से दिल्ली घूमने आए हुए हैं, तो उनसे भी आज मुलाकात हुई। इसके अलावा सुमित कुमार हेला डांस टीचर हैं, गुरुग्राम में हैं, 2-3 बार यहाँ चक्कर काट चुके। आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी अपनी जो फरमाइश की है, उनकी कहानियाँ भी मैं बारी बारी से जल्दी सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो लंबी लिस्ट है। परमीत शर्मा हैं, असरार रज़ा हैं, सुदीप्ता रॉय हैं, आयना बंसल हैं, आरिफ हुसैन हैं, नसर हैं, विवेक सागर हैं, ए गांडेकर हैं, रवि शर्मा हैं, सिद्धार्थ पुरकायस्थ हैं, काजल हैं, कादिर अली हैं, एनी सिंह हैं, आर कुमार, समीर डोगरे, पवन नेम, आशीष आनंद, रे शर्मा, अंकित सिंह, कृष्ण तोहाना, तंसीम आदिल, आशीष धीमान, गौतम सिंह, तारा रॉय, केवत पटेल, ए अधिकारी, जयदेव सिंह अवाना, क्षितिज बाग्यात, दीपक, राजू बरापात्रे, सुधीर। तो आप लोगों की जो कहानियों की लिस्ट है बारी बारी से सभी की पूरी होगी, जल्दी होगी। बस आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।